नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने देखा था मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। तो इसमें सबसे पहले हम एजम्पशन देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे देखेंगे कि कैसे जो है इसकी कॉन्सेप्ट या परमाणु संरचना या परमाणु की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पदार्थ है वो कैसा होता है। इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स थे डाल्टन के, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ या मैटर क्या होता है। सबसे पहले माना जाता था पदार्थ या मैटर जो है वो सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन कालांतर में कुछ समय जब शोध हुए तो ये तय हो गया कि ये पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ हो, वो सतत न होकर के ग्रेजुअल है, अर्थात दानेदार है। और वो जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को ही एक नाम दिया गया, अणु, परमाणु, ये सब नाम दिए गए। तो पहले जो कॉन्सेप्ट ये बना कि पदार्थ की जो संरचना थी वो सतत न होकर के दानेदार होती है, और यही पहला पॉस्टुलेट था डाल्टन के अभिकृतियों का जो पॉस्टुलेट था। या ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ की संरचना है वो छोटे छोटे कणों में विभक्त है। इन्हीं कणों को हम बाद में अणु कहते हैं। अब बात आती है परमाणु की। तो ये परमाणु क्या होता है? परमाणु है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। वह सूक्ष्मतम कण है और कई परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु की परिभाषा यानी कि एटम की परिभाषा क्या होती है? मॉलिक्यूल की परिभाषा होती है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, उसे हम अणु कहते हैं। जबकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसे हम परमाणु कहते हैं। अब ये जो परमाणु है इनको भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। या ये समझिए कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके खोजकर्ता आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इन्होंने कैथोड रेज के माध्यम से इसकी खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और इसका द्रव्यमान -31 kg होता है। इतना ही चार्ज जो होता है प्रोटॉन में होता है। इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन में, बस अंतर इतना होता है कि ये चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बना कि जो नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट्स होते हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स में अपनी ऊर्जा स्तर के हिसाब से वो चक्कर लगाते रहते हैं। और जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन या धनावेश रहता है। इसके साथ साथ नाभिक में एक और होता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन चार्ज कोई नहीं होता है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। समझ गए होंगे आप ये परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व में जो परमाणु होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी तो बराबर होती है,
लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसलिए नहीं ली जाती है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं ली जाती जनरली। इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या हम मानते हैं परमाणु क्रमांक की डिफिनीशन में। और इसी पर आती बात द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं क्या होती है? किसी भी तत्व में उपस्थित, तत्व के परमाणु में उपस्थित जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। एक शब्द और आता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार नहीं लिखा हमने, समझ लीजिए। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को लोग एक ही समझते हैं, एक होता भी है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु भार जब कोई भी नाभिक बनता है तो परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है संयुक्त होकर होते हैं, नाभिक बनाते हैं और कुछ ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। और ऊर्जा जो है किसमें होती है? E बराबर mc स्क्वायर में। अर्थात कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है, कुछ मास डिफेक्ट होता है जिससे कि उसका जो द्रव्यमान होता है, वास्तविक द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है और वह नाभिक का एक्चुअल द्रव्यमान, वह नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है परमाणु भार। अर्थात ये कह सकते हैं कि परमाणु भार द्रव्यमान संख्या से हमेशा थोड़ा सा कम होता है, लगभग दोनों बराबर होते हैं लेकिन परमाणु भार हमेशा द्रव्यमान संख्या से कम होता है। द्रव्यमान संख्या जो है एग्जैक्ट प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों संख्या के बराबर होती है सदैव। अब आते हैं नेक्स्ट समस्थानिक या आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं जानते हैं आप? किसी भी तत्व में उपस्थित यदि, अगर आप जानते हैं नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान है और परमाणु भार इन दोनों का योग भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है? आइसोबार्स क्या होते हैं? समभारी। समभारी क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट। अगर परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, उसे हम कहेंगे समभारी। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, सॉरी, परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, उन्हें हम समभारी कहेंगे। अर्थात इसमें P प्लस N का मान दो तत्वों में समान होता है। इसका तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। इसमें जैसे एग्जांपल है, ले लें हम ये 1H1, 1H2, 1H3, इस तरह से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसमें तीनों में एक समान है, समस्थानिक कहे जाएंगे। इसी प्रकार देखिए समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि समान होती है, यानी कि n की मान हमें समान होगा, तो इसे हम कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। जैसे अगर हम कह सकते हैं 1H3 और 2He4 हीलियम नाभिक, हीलियम का परमाणु, तो इसमें से अगर हम P का मान कितना है और P प्लस N, P प्लस N है 3, P है 1, तो N का मान कितना होगा 2, यहां पर है P प्लस N 4, P है 2, तो N बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 2 बराबर है। इसका मतलब हुआ ये क्या है? दोनों समन्यूट्रॉनिक। तो फिर समझ लीजिए, अगर परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा तो समस्थानिक होगा, आइसोटोप्स होगा। परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो आइसोबार्स होगा, समभारी होगा। और नेक्स्ट है समन्यूट्रॉनिक। यदि परमाणु क्रमांक समान होगा, ठीक है, और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। इन्हें हम कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। तो ये एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन का, ट्राइटियम और हीलियम। इसके बाद बात आती है
थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। अब ये क्या है? जब कॉन्सेप्ट पदार्थ के आ गया और उसके बाद परमाणु, अणु, इसकी कॉन्सेप्ट आ गया, तो विभिन्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया कि ये परमाणु जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं। आप खुद सोचिए कि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इसके बाहर अपने अपने उसके नाभिक, उसके ऑर्बिट्स। अब इसमें चक्कर लगा रहे हैं तो ये गिरते क्यों नहीं है? ये जो कॉन्सेप्ट जो आया तो इस पे अलग अलग पॉस्टुलेट्स हुए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आया था बहुत बाद में आया था। इसके पहले भी अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहले थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने कहा कि जो नाभिक होता है या परमाणु होता है वो एक तरबूज के समान होता है। तरबूज कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था और उसमें पूरा जो एटम होता है, पूरा जो परमाणु होता है वो तरबूज के समान होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह होते हैं। थॉमसन मॉडल बीज की तरह धसे होते हैं, इनको तरबूज मॉडल भी कहा गया। ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। कारण ये था कि इस मॉडल के आधार पर किसी भी रिएक्शन की, किसी भी अभिक्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होना या इलेक्ट्रॉन का संयुग्मित होना आवश्यक था और इस दिशा में संयुग्मित नहीं हो सकते थे। इस कारण से थॉमसन मॉडल फेल हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने कहा, थोड़ा सा उसमें सुधार किया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो चार्ज होते हैं वो बीच में होते हैं। इसके अलावा जो है चारों तरफ जो बादल के रूप में है घने, जैसे एस्ट्रॉइड होते हैं, उस तरह से चारों चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कक्षा की परिकल्पना नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन अपनी गति के कारण गिरते नहीं हैं, इसलिए परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। वो कक्षा की व्याख्या नहीं कर सके, तो इसी मॉडल पे जो बाद में आया था बोहर मॉडल, उन्होंने सुधार किया और उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक मध्य में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी अपनी कक्षा में, उनकी एक निश्चित कक्षा होती है ऊर्जा स्तर के अनुसार, और उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी ऊर्जा स्तर जो है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर h/2π इसके पूर्ण गुणज में होती है और इसी ऊर्जा को लेकर के प्रत्येक नाभिक जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रत्येक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी निश्चित होता है। इसके अलावा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा अतिरिक्त पा लेता है तो उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात दूसरे नाभिक में चला जाता है, और अगर ऊर्जा रिलीज करता है तो अपने पूर्णतः उसी नाभिक में, उसी ऑर्बिट में आ जाता है और वो जो है ऊर्जा के इस फॉर्मूला से वो E = mc² के बराबर एनर्जी रिलीज करता है और इसके बराबर जो है इसकी ऊर्जा होती है। और उन्होंने E = hν का कॉन्सेप्ट भी दिया कि इसकी जो ऊर्जा होती है E = hν के बराबर होती है। इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ν बराबर होता है c/λ, तो E बराबर हो जाएगा hc/λ, जहां h जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो इसके बराबर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये आपका जो था बोहर मॉडल हो गया। इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि प्रत्येक नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जब तक उनको कहीं बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती तब तक वो अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं और अपनी कक्षा की
ऊर्जा से गति करते हैं और उस गति करने के कारण वो नाभिक में कभी नहीं गिरते हैं और इससे वो परमाणु की जो है क्या बनी रहती है, स्थिति बनी रहती, परमाणु विनष्ट नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद लास्ट है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या है? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। अब जैसे ये नाभिक है, इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इतनी तेज गति से लगाते हैं कि 1 सेकंड में अरबों खरबों चक्र लग चुके होते हैं। तो किसी भी क्षण उनके वेग का या उनकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जाता। सपोज करिए इस पॉइंट पे हम उसके वेग का निर्धारण कर रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी बता रहे हैं तो उसकी स्थिति यहां से बहुत बदल चुकी होगी, मतलब कहां पर होगा हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम इस पॉइंट पर हम पोजीशन डिसाइड करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो h/4 के इक्विवेलेंट होता है, ये बराबर होता है। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती है इसमें। और इसमें संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है, जैसे कि लिख सकते हैं आप P डेल्टा V, कहीं ग्रेटर देन आपको लिखा होगा, मिलेगा आपको, ये भी हो जाता है। अर्थात किसी भी कण का यथार्थ वेग या उसकी स्थिति का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं होता है। किसी भी कण की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। इसमें एक और पोस्टुलेट कहते हैं, किसी भी कण की स्थिति और संवेग का, यहाँ पी सॉरी नहीं होगा, यहाँ यम होगा, संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यहाँ पे P बराबर होता है, आप जानते हैं, यम V। तो जो P है वो क्या है? संवेग। यम जानते हैं आप, द्रव्यमान है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स और कॉन्सेप्ट थे। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।